लेकिन बिहार क्या है? चालीस लोगों की हत्याएं हो जाती है, उनका गला काट दिया जाता है उनके परिवार वालों के सामने। तो ये बात जब सब तक पहुंची कि अगर ऐसा करना ही है तो फिर ऑफिशियली कर देते, कोई दिक्कत नहीं। बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इज इट लैक ऑफ होप या लैक ऑफ जॉब्स? तो बिहार में खुलेआम परीक्षाओं के दौरान चोरी शुरू हो गई, बुक्स को देख के लिखना, जो शिक्षा का स्तर था वो गिरने लगा। एक कहावत है बिहार के बारे में, बिहार में 4 लड़के जब किसी परिवार में आते हैं तो एक नेता होता है, एक आईपीएस होता है, एक गुंडा होता है और एक समाज सुधारक होता है। आपको लगता है कि वो स्टेट लीडरशिप का फेलियर है कि बस रिसोर्स का कोई प्रॉब्लम है जिससे लोग माइग्रेट कर रहे हैं? तो जब सब कुछ हमसे छीन लिया गया, टूट गया, उसके बावजूद बिहारियों ने हार नहीं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने एजुकेशन के स्तर को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे। मुझे एक टर्म समझ में नहीं आया जो आप कह रहे थे, उसको कहते हैं छठ पूजा। बिहार ने एक ऐसा पर्व दिया है, त्योहार दिया है, जो कास्ट को तो लात मार, सब कट्टे लेके घूम रहे हैं और मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, इलीगल आर्म्स जो है सब लेके घूमते हैं। ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता, समझो क्या? तो क्या ये सही है और क्या आपके पास भी हैं कट्टे? जैसे मैंने बात कही कि बिहार में एक समय वो अपहरण उद्योग था। पीएमसीएच के एक डॉक्टर को लालू प्रसाद के आवाज से निकल रहे थे, उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया गया और उसके बाद बताया गया कि आप किडनैप हो गए। अच्छा, राज्यसभा की सीट दी ताकि तो छुड़ाया जाए, जिनके बेटों को तेजाब से नहला के जलाया गया और एक जो बेटा गवाह था उसे कोर्ट के बाहर गोलियों से भून के मारा गया। कम्युनलिज्म के इतर बिहार की जो डार्केस्ट सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड पे ऑफ द ऑडकास्ट शो पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक तिवारी जी, जो एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं पटना से। उनका खुद का एक पॉडकास्ट चैनल भी है कॉल्ड द अभिषेक तिवारी शो, उसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि उसी को देख के हम प्रभावित होके हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने उन्हें यहाँ निमंत्रण दिया आने का और वो आ भी गए। अभिषेक जी नमस्कार, जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पे। पहला मेरा सवाल है, ये पॉडकास्ट जो हम बना रहे हैं आज, इसका जो हमारा निचोड़ निकालने का प्रयास है इज़ अबाउट कि बिहारियों को या बिहार को हमेशा एक बीमारू स्टेट बताया गया है, एक नेगेटिव जीडीपी कंट्रीब्यूटर बताया गया है और वहाँ के लोगों से भी जो है मतलब जो जिस तरह का सलूक किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, मतलब वो एक अलग ही तरीका का है। अभी मेरा ये सवाल है कि जो मीडिया है हमारी या बॉलीवुड है या जो वेब सीरीज़ बनते हैं, उसमें हमेशा बिहार को जैसे एक मतलब अनपढ़ जैसा एक स्टेटस दिया हुआ है। और एक डायलॉग बहुत फ़ेमस है हर बिहारी के ऊपर जो भी फ़िल्में बनती हैं कि हमारे चाचा विधायक हैं। तो क्या ये डायलॉग आज भी है बिहार में, आज भी चलता है? क्या हो रहा है वहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बिहार बीमारू स्टेट है या नहीं, ये तो आने वाले हम 1 घंटे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिहार क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ऐसे समझें कि एक कहावत है बिहार के बारे में। बिहार में 4 लड़के जब किसी परिवार में आते हैं तो एक नेता होता है, एक आईपीएस होता है, एक गुंडा होता है और एक समाज सुधारक होता है, चारों उसी परिवार में। लेकिन इसका निचोड़ ये है कि ये प्रवृत्ति बिहार के पॉलिटिकल डायनेमिक्स या वातावरण में कुछ ऐसा है। तो चाचा हमारे विधायक हैं, ये कंप्लीट ट्रूथ तो नहीं है लेकिन लाई भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल कनेक्शन सबका कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। वो आपके सोसाइटी को प्रभावित करता है क्योंकि फिर पॉलिटिकल पावर के मिसयूज होते हैं। हुँ। अब जो आपने पूछा कि सबसे बड़ी बात कि बिहार बीमारू राज्य है या नहीं, देखिए, हर राज्य की अपनी भौगोलिक दशा होती है। बिहार शुरू से एजुकेशन को लेकर के एक जागृत स्टेट रहा है। हमने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत बातें की है और नालंदा विश्वविद्यालय के टूटने के बाद ऐसा तो नहीं था कि बिहार अचानक से अनपढ़ हो जाएगा। हुँ। एक ये ज़रूर कहा जाता है कि आज के समय अगर गूगल शटडाउन हो जाए, चैट जीपीटी समाप्त हो जाए, तो आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगा वो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के टूटने के बाद ये ज़रूर था कि वो, क्योंकि वो दुनिया के लिए गूगल था। दुनिया भर के यात्री आते थे, हुँ।
पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। ये ठीक है कि बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिया, लेकिन बिहारी क्या है मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ। अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं 11th-12th में, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स पढ़ना होगा। उसके लिए आप एचसी वर्मा को पढ़ेंगे। हुँ, उनके बिना तो आपका आईआईटी निकलना नहीं है। हुँ, बिहारी हैं। बिहार में एक जगह है तरेगना, तारों की गणना, तारों का रोटेशन पॉलिसी तब की बात है, हम जानते हैं और बताते हैं लोगों को, जब इस दुनिया में टेलीस्कोप नाम की चीज़ नहीं है। दुनिया ने गैलीलियो को ज़हर पिला दिया, हुँ, जब उसने कहा कि धरती के चारों तरफ जो है, वो सूर्य चक्कर नहीं लगाता, धरती चारों तरफ चक्कर लगाती है। हुँ, लेकिन उन तारों की गणना और उस भाषा को हमने हज़ारों वर्ष पहले एडॉप्ट किया और माना। उदाहरण देते हैं, आज भी कर्नाटका में जो सप्तऋषि है, 7 स्टार, हुँ, उसमें 8 तारे हैं, एक अरुंधति और वशिष्ठ भी है। ये तो दुनिया को तब पता चला जब दुनिया के पास टेलीस्कोप आई। उसके पहले तो लोगों को पता नहीं था। लेकिन भारत में जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, जो विवाह होता है, तो जो 7 फेरे होते हैं, जो रोटेशन पॉलिसी है, 4 ऐसे और फिर 3 ऐसे, हुँ, उसी रोटेशन को अरुंधति और वशिष्ठ उस परिक्रमा को करते हैं। हुँ, ये ज्ञान तो बिहार ने दुनिया को दिया। अब ये बात और है कि आज के समय लोग सोचते हैं कि भाई 7 स्टार है। अरुंधति वशिष्ठ के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। हुँ, इसी प्रकार से आपने बिहार के लोक गीतों में सुना होगा, अ, सुबह के सत्र में देखो देखो ध्रुव तारा, अगर आपने नदिया के पार फ़िल्म देखी हो, हुँ, तो उसमें एक लाइन आता है कि अब विवाह कम संपन्न हो गया, जाकर के ध्रुव तारा को देखना है। समय की गणना तारों के हिसाब से, ये तो बिहार ने ही दिया। तो बिहार बीमारू राज्य था नहीं, कभी भी नहीं था। वो पॉलिटिकली कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए, जहाँ से बिहार में लोगों का पलायन शुरू हो गया। माइग्रेंट होने लगे लोग, और उसके कारण ये है कि भारत का जब विभाजन हुआ, तो अनडिवाइडेड बिहार जो था, उसके पास पोर्ट थे, क्योंकि बांग्लादेश साथ में था। हुँ, अब डिवाइडेड बिहार है, ना बंगाल हमारे साथ है, ना उड़ीसा साथ में है। तो अब जो बिहार है, उस बिहार के पास मिनरल्स भी नहीं है, क्योंकि झारखंड भी बँट गया। हुँ, तो जो सीमित रिसोर्सेस होंगे और भारत का अभिन्न हिस्सा है, लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। तो बिहारियों ने, देखिए, एक कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। हुँ, तो जब सब कुछ हमसे छीन लिया गया, टूट गया, उसके बावजूद बिहारियों ने हार नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने एजुकेशन के स्तर को थोड़ा-सा और ऊपर बढ़ाएँगे। हुँ, हम आईआईटी क्रैक करेंगे, हम आईआईएम क्रैक करेंगे, हम आईएएस, आईपीएस बनेंगे, तब भी हम भारत की सेवा करेंगे। हम आर्मी में जॉइन करेंगे। बिहार रेजिमेंट की हिस्ट्री बड़ी रिच है। कारगिल वार को आप देखिए। कारगिल वार में अगर आप देखें, टाइगर हिल के कैप्चर में बिहारी का बहुत बड़ा योगदान है। मनोज यादव थे, परमवीर चक्र लेके आए। कोई मामूली बात नहीं है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन हम बिहार को बस उसी में देखते हैं कि एक लेबर है जो कि महाराष्ट्र में काम करता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी व्यवस्था ऐसी हो सकती है। किंतु आप ध्यान देंगे तो, जो मैंने कहा एक और पॉडकास्ट में बात की, कि हम पूरे भारत को सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हुँ, सीआईएस के ज़रिए, हुँ, एसआईएस के ज़रिए। वो सिक्योरिटी सिस्टम तो हमारा ही है। पॉलिटिक्स में दुनिया को, पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी वैशाली ने दी। ये मिथ है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, नहीं। डेमोक्रेसी की शुरुआत पूरे भारत में, संयुक्त बिहार जब था, पूरे भारत का जब बिहार था और पाटलिपुत्र राजधानी थी, हुँ, तो डेमोक्रेसी की परिभाषा भी हम ही ने दी है। हुँ, अब आप सोचिए, जिस स्टेट ने सबको एक नेतृत्व चुनने का अधिकार दिया हो, हुँ, लीडरशिप चुनने का अधिकार दिया हो, पूरी दुनिया को, उस स्टेट के बारे में जब इस प्रकार की बातें होती, तो बीइंग अ बिहारी बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन फिर वहाँ मेरे पास प्रश्न आता है कि
हम इस भ्रम की स्थिति को जो कि मीडिया ने, इन लोगों ने दिखा के रखा है, उसको कैसे कम करें? हुँ, तो उसके 2 राह होते हैं। एक तो ये आप ज्ञान अर्जित करो और दुनिया को बताओ कि बिहारी क्या है। हुँ, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप सभी जगह चले जाओ, आर्ट में, कल्चर में। अभी सबसे बड़ी जो वेब सीरीज़ पॉपुलर हुई है पंचायत, हुँ, उसमें एक गाना था हुँ, जिसका जो बिहार में सोहर के नाम से प्रसिद्ध है। ए राजा जी ए करे तज हुँ, रहे हो हुँ, ज़रूरत, हुँ, हैं? हुँ, हुँ, बहुत पॉपुलर हुआ है हुँ, वो गीत, मतलब जो बिहारी लैंग्वेज को नहीं जानते, भोजपुरी को नहीं जानते, जो मगही को नहीं जानते, मैथिली को नहीं जानते, उनके भी मैंने कॉलर ट्यून और मोबाइल पे उस गीत को चलते देखा। पंचायत का वेब सीरीज़ ऐसा था। लेकिन ये वेब सीरीज़ नहीं होती तो क्या ये सोहर जो हज़ारों वर्षों से गाया जा रहा है, महाराष्ट्र के लोगों तक पहुँचता? संभवतः नहीं पहुँचता। हुँ, लेकिन एक बेटे के जन्म पर खुशियों का जो एक गीत होता है, वो कैसे शुरू होता है हुँ, कि हमको तो लगता है कि ना, 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 ये डीएम होंगे। तो एक आदमी कहता है, नहीं, नहीं, मुझे तो लगता है ये इतना भाग्यवान है जो जन्म लिया है कि वो सीएम होगा, वो पीएम होगा। हुँ, मतलब बच्चों के जन्म पर किस प्रकार से गीत गाए जाते हैं, वो भी हमने दिया। अब आते हैं सोशल इक्वालिटी के ऊपर। हुँ, बिहार ने ये भी दिया। छठ पूजा मनाई जाती है बिहार में। हुँ, इसकी अलग महत्ता है, बाद में हम इस पे आएँगे। लेकिन जो इक्वालिटी अगर आपको देखना है, हुँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, हुँ, पूरी सोसाइटी साथ में लगती है, सरकार की ज़रूरत नहीं है। गली की सफाई, घाट की सफाई, रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ आप सीमित रिसोर्स में एक पूरे समाज के लिए जगह बनाते हैं, हुँ, ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए। हुँ, एक घटना आपने पूरे चाहे वो न्यूज़ीलैंड में छठ मनाए यहाँ पे, आपने उस दौरान ये नहीं देखा हो कि किसी 2 व्रती के बीच में लड़ाई जैसा हुँ, माहौल है। हुँ, यही तो बिहार है, हुँ। यही तो भारत की संरचना है। लेकिन सवाल ये है जी कि जैसे आप कह रहे हो कि एक सीमित रिसोर्सेज में जैसे आपने जो बताया कि एक बिहारी जो है काम कर सकता है। सवाल ये है कि इतने सारे बिहारीज़ जो है मोस्टली जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है हमारे देश में मोस्टली यूपी बिहार से आता है। तो ये सारे जो वहाँ के लोग हैं, जो नेटिव्स हैं बिहार के, वो बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इज़ इट लैक ऑफ होप या लैक ऑफ जॉब्स नहीं, इसके और बोथ? इसके 2-3 कारण हैं। इस ये भी सीमित हुँ, प्रश्न हो जाएगा। हुँ, बिहार में जब जातीय संघर्ष का दौर चल रहा था, हुँ, तो जातियों के नाम पर एक-दूसरे के मन में इतना विद्वेष डाल दिया नेताओं ने, जैसे कुछ स्टेट में भाषा के नाम पे हो रहा है। आपने देखा होगा एक वीडियो आया कि एक केरला की एसबीआई समथिंग क्लर्क है, उसको या नौकरी कर रही थी एसबीआई में, उसको कर्नाटका के एक ने लोकल लैंग्वेज बोलने को बोला और असक्षम है, क्योंकि भारत ऐसा स्टेट नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है जिसको केरला मलयालम आती है उसको कन्नड़ा भी आता है। उस पे काफ़ी बवाल हुआ। उसी प्रकार से आप देखें कि जब विद्वेष मन में आ जाता है और जिस प्रकार इसकी किलिंग हुई और उसका नुकसान पूरे बिहार को हुआ। उस दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि खेती रुक गई, तो रिसोर्स समाप्त हुए। अपने अपने जीवन की शायद संभवतः आपको उतना फ़िक्र ना हो, लेकिन अपने बेटे के लिए होगा तो आप उसे बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ, मैंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ाई ठप रही। हुँ, तो बिहार में खुलेआम परीक्षाओं के दौरान चोरी शुरू हो गई, बुक्स को देख के लिखना। तो जो शिक्षा का स्तर था वो गिरने लगा। हुँ, उसी दौरान रिज़र्वेशन आया। रिज़र्वेशन ने जो सबसे बड़ा रोल निभाया कि सरकारी कॉलेजेस और स्कूल में एक सेगमेंट के लिए अगर सीटें लिमिटेड हो गई, तो जो प्राइवेट कंपनीज़ थी उसने इस बात को समझा हुँ, कि ये कम्युनिटी इकोनॉमिकली अगर रिच है, तो ये एजुकेशन के लिए किसी भी स्तर तक जाएगी। हुँ, तो कोई बात नहीं, बिहार में तो बाहर आएगी पढ़ने के लिए। स्कूल, कॉलेजेस प्राइवेटाइज़ेशन के दौरान में खुले, ये बाहर पलायन हुए। अब बाहर पढ़ा, इसी दौरान जो मैंने बताया कि क्राइम की घटनाएँ बढ़ी। हुँ, बिहार में 22 चीनी शुगर मिल थी। हुँ, ये शुगर
डायरेक्ट यूएस और फ्रांस और जर्मनी में एक्सपोर्ट होती थी, इतनी क्रिस्टल क्लियर पारदर्शी शुगर बनाते थे। ये सब ठप हो गए। तो उनमें काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो जहां भी अब शुगर फैक्ट्री हो वहां जाएंगे, क्योंकि शुगर का कारोबार आता है। अब जातियों के फ्रैक्शन को समझें। परंपरागत रोजी रोटी जब आप छोड़ते हैं तो क्या होता है? आप मान लीजिए बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, लेकिन आपका व्यापारिक मॉडल ठप हो चुका है, आप टूट चुके हैं, तो कहीं तो जाकर के आप ये काम करेंगे। तो अगर वो नोएडा में जगह मिलेगी तो आप वहां पर जाकर के सोफा बनाएंगे। अगर आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग से रिलेटेड नौकरी नहीं है और आप बाहर से ही पढ़े हैं, तो आप वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लेंगे। इसको सर्वाइविंग स्किल मैं मानता हूँ, इंस्टेड ऑफ माइग्रेशन, कि हम किसी भी स्थिति में अपने आप को सर्वाइव करना जानते हम हैं, अडेप्ट कर लेंगे जहां भी अडॉप्ट जाएंगे। कर लेंगे। अब लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरे स्टेट के लोगों को ये लगता है कि ये मुझसे ज्यादा स्किलफुल है, नौकरी तो इसको मिल जा रही है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो संभवतः वो नौकरी मुझे मिलती। तो ये जन्म देता है आपके बीच में एक ऐसी दीवार जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो है, जो बिहारी फेस करते हैं, रेसिज्म। और ये दीवार आपको अगर इन टर्म्स ऑफ यूएस में जाके देखें, जो इंडियंस हैं वो तो बिहारी नहीं कहलाते, वो तो इंडियंस कहलाते हैं। ये दीवार इंडियंस भी वहां फेस करते हैं। ये दुनिया में कहीं भी होगा। तो ये चीज जरूर है बदलने की, वो पॉलिटिकली उसको बदलने का प्रयास किया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं। अभी ब्रिटेनिया आई है बिहार में, कैंपा कोला आई है, लेकिन जिस प्रकार से मिनरल रिच नहीं रही झारखंड के अलग होने के बाद, हमारे पास सी पोर्ट नहीं है, तो जिस प्रकार का जो स्टेट महाराष्ट्र है या कर्नाटका है या गुजरात है, वो चीजें तो यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि व्यापारी फाइनली क्या देखता है? अपना प्रॉफिट देखता है। तो वो, लेकिन सर्विस सेक्टर में अगर आप देखें तो इन दिनों बिहार बहुत तेजी से काम कर रहा है। आप देखें बॉलीवुड में आप टॉप नॉच एक्टर्स के नाम ले लीजिए, मनोज वाजपेयी, इन सब के तो आपको बिहार के दिखेंगे। ये पूरा टीवीएफ जिसके आप लोगों ने पंचायत देखे, ये सब बिहार के लोग हैं। अच्छा, ये कमाल की बात ये है कि बिहार, जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवल में एक्सपर्ट है, ज्यादातर आपको इंजीनियर मिलेंगे। इंजीनियर्स भी कुछ बिहारी की तरह हैं। बैंकिंग जॉब भी इंजीनियरिंग निकाल रहा है, यूपीएस भी इंजीनियर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इंजीनियर जो विज्ञान को इतनी जल्दी समझ जाता है, उसके लिए यूपीएससी क्रैक करना कितना मुश्किल है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अब पॉलिटिक्स में भी इंजीनियर्स का प्रवेश हो गया है, बिहारियों का भी प्रवेश हो गया है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम आपको चुनाव जिताएंगे। आप देखिए, उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल कन्वीनर, गाइड प्रशांत किशोर रहे हैं एक समय में। आप देख लीजिए, ममता बनर्जी के रहे हैं। उसी प्रकार से बिहार के ही, अब तो इस बार राजनीति में भी हैं, जगन मोहन रेड्डी को, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उन्होंने पॉलिटिकल ये किया, स्ट्रेटजी बनाई। तो यहां भी बिहारी घुस रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बिहारी किसी भी स्टेट में जाकर के उसकी पॉलिटिक्स को इतनी आसानी से क्यों समझता है। क्योंकि वो राजनीति शास्त्र को समझ रहा है। और राजनीति कहीं की भी हो, मेरी हो और आपकी हो, वो इंटरेस्ट बेस्ड है। जिसका जहां पर इंटरेस्ट है, नेता का अपना इंटरेस्ट है, जनता के अपने इंटरेस्ट है, उन दोनों के इंटरेस्ट को मैच जो करेगा वो जीतेगा। और इस इंटरेस्ट को जो समझ लेगा वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन जाएगा। तो बिहार को अगर आप देखें तो इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। बिहार का जो एक अलग स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्राइम और इन सब से इतर, वो किसी भी काम को करने का जो चैलेंज का जो एक्सेप्टेंस है। आपको बताता हूं उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। बिहार रेजिमेंट के सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे पुलवामा अटैक में। तो जो बिहार रेजिमेंट का एक जवान था, वो पहुंचा, उसने बोला मेरा कोर्ट मार्शल कर दीजिए आप, लेकिन हमें परमिशन दीजिए कि हम जाके मारेंगे, मतलब पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। तो ये बात जब डोभाल साहब तक पहुंची कि अगर ऐसा करना ही है तो फिर ऑफिशियली कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले 15-20 दिन की वो ट्रेनिंग प्रोसेस जो होती है, चुन करके ऐसे लोगों को निकालना जो इस तरह की फाइटिंग में चैंपियन हो। बिहार रेजिमेंट से 15 जवानों को सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस था, तो
सूअर को मारने का एक आता है डिटेल, मतलब कई ऑफिशियल्स की आंखें बंद हो गई थी जिस निर्दयता से बिहार रेजिमेंट के लोगों ने मारा था। वो डेमो के लिए कि हम जाके घुस के भी ऐसे ही मार के आएंगे। और बहुत सारे आपको एक्सपर्ट आपको बताएंगे आर्मी बैकग्राउंड के लोग कि जब पाकिस्तान में घुसे थे, क्योंकि वो तो एयर स्ट्राइक नहीं था, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ था। और उस दौरान जो पाकिस्तानियों को मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट को जिस बेरहमी से बिहार रेजिमेंट के जवान मार के आए हैं, वो अपने आप में एक माइलस्टोन बन गया है। तो वो भी बिहार है। 26/11 होता है तो चैलेंज एक्सेप्ट किया बिहारी ने। और आप देखिए कि 26/11 जो 3 दिन से महाराष्ट्र में ये चल रहा था, बहुत दुखद घटना थी मेरे लिए तो, सभी दुखी थे। लेकिन उन्होंने बोला कि दुःख में रोना थोड़ी ना है, हमारे अपने लोग हैं। महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। तो हर बिहारी का भी दायित्व है कि महाराष्ट्र पे कोई आपत्ति है या दिल्ली में भी कोई आपत्ति है, वो अपने प्राणों का बलिदान दे और टेररिज्म को काउंटर करे। वो करके दिखाया बिहारियों ने, बिहार रेजिमेंट के लोगों ने। तो ये भी एक बिहार का दृश्य जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। अच्छी बात ये है कि निगेटिविटी में आपको एंगेजमेंट मिलता है, पर पॉजिटिव में बातों में तो यही होता है ना, अच्छा हाँ कोई ठीक चर्चा है, करेगा कोई नहीं। चर्चा नहीं होती ना। तो एक बिहार का ये भी दुखद पहलू है कि बिहार की पॉजिटिविटी कोई देखना ही नहीं चाहता। जी, मुझे सबसे पहले पूछना था कि मुझे एक टर्म समझ में नहीं आया जो आप कह रहे थे, उसको कहते हैं छठ पूजा। ये क्या होती है जी? देखिए जैसे आप यहाँ पे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जी। बंगाल में दुर्गा पूजा है, काली पूजा है। हाँ जी। बिहार के लिए इमोशन है छठ पूजा। छठ पूजा में हम प्रकृति की उपासना करते हैं। इसमें हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं। उगते हुए सूर्य देव को तो अर्घ देने की परंपरा पूरे भारत में रही है, लेकिन डूबते हुए सूर्य देव को पहले अर्घ दिया जाता है और फिर अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को। इस पूजा की जो विशेषता है, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी अपने आसपास दिया है वो हम अर्पित करते हैं प्रकृति को। गन्ना, अनाज में जो गेहूं है, चावल है, फ्रूट, फल जो है, और लकड़ी से बना हुआ एक होता है कलसुप, जिसके थ्रू अर्घ देते हैं। और इसका मोटिव ये होता है कि सूर्यदेव आपके कारण इस पृथ्वी पर जीवन है। अगर आप नहीं होते तो जीवन ही नहीं होता। उस जीवन को देने के लिए धन्यवाद और मेरे जीवन में सुख शांति। अब सूर्य है तो सिर्फ मेरा जीवन डिपेंड नहीं करता। अगर प्रकाश संश्लेषण जिससे पौधे बड़े होते हैं, सूर्य नहीं होता तो वो नहीं होते। बिल्कुल। इसी प्रकार से पृथ्वी ही नहीं होती सूर्य नहीं होते तो। खाने पीने की हर एक वस्तु, सब कुछ प्रकृति में हम सांस ले पा रहे हैं, ओजोन लेयर है, सब कुछ है। अगर सूर्य नहीं होते, ये प्रकृति नहीं होती, पृथ्वी नहीं होती, तो कुछ भी नहीं होता। तो ये छठ पूजा है, इसकी विशेषता सबसे बड़ी बात यह है कि यहां किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। बिहारी के बारे में कोई ये नहीं बताता कि लोग कहते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स बिहार ने दिया है, लेकिन बिहार ने एक ऐसा पर्व दिया है, त्योहार दिया है, जो कास्ट को तो लात मारता है। उसमें कोई कास्ट नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग, बेटा बेटी, कोई भी अर्घ देता है, माता के थ्रू दिलवाता है। उसमें पंडित की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ टाइमिंग का ध्यान रखना होता है। सूर्य अस्त कब होगा, सूर्य उदय कब होगा। ये जो इमोशन किस लिए, क्योंकि बिहारियों के जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, वो सब छठ ही सिखाता है। जैसे मैंने बताया रिसोर्स मैनेजमेंट, आप कोई काम जल्दी करना चाहते हो तो क्या बनाओगे, टीम। टीम में एक टीम लीडर होता है। छठ में घाट की सफाई से लेकर के पूरे शहर की सफाई छोटे 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 क्लब और टीम मिल करके कर दी है। सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, सरकार है ही नहीं, सब कुछ आम पब्लिक, आम जनता मिलकर के ये कर देती है। ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी, यह भी हमको छठ सिखा देता है कि कैसे पूरे बिहार में होता है। तो
छठ में कोई दुर्घटना ना हो। वैसे दुर्घटनाएँ आपको कम सुनाई मिलेगी, आज तक मारपीट होता ही नहीं है उस ऐसी जगहों पर। दुर्घटनाएँ ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पर हम डिपेंड नहीं करेंगे। हम छोटे-छोटे बच्चे 10 मिल कर के वो पूरा काम करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, ये सब कुछ वो एक त्योहार से बिहारी बच्चे शुरू से ही सीख जाते हैं और उनकी सफलता का ये बहुत बड़ा कारण है। अब टीम मैनेजमेंट हम बचपन से सीख रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट बचपन से सीख रहे हैं। दुनिया का कोई भी व्यापारिक संगठन इन दोनों चीज़ के बगैर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप कोई भी बिज़नेस मॉडल पकड़ो, उसके सफलता के जो सबसे गूढ़ रहस्य हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो यही दोनों मैनेजमेंट है, स्किल मैनेजमेंट बिल्कुल। और ये छठ से आता है। और मुझे पूछना था कि आपके जो स्टेट पॉलिटिक्स के आपने जो रिसोर्स मैनेजमेंट का थोड़ा-सा इंडिकेट कर रहे थे, आपको लगता है कि वो स्टेट लीडरशिप का फेलियर है कि बस रिसोर्स का कोई प्रॉब्लम है जिससे लोग माइग्रेट कर रहे हैं? नहीं, स्टेट लीडरशिप का फेलियर है। देखिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो आदमी ऊपर में बैठा है, वो एक हद तक पानी देगा आपको, हुँ, डैम नहीं बना सकता दूसरे स्टेट की सहमति के बिना, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो अर्ली 90s में जब भारत में औद्योगिक क्रांति हो रही थी हर तरफ और एफडीआई वगैरह सब कुछ आ रहा था, लिबरलाइजेशन चल रहा था। मध्य प्रदेश में एक डैम बन रहा था। ब्रिटिश जब थे तो वो पानी को जो है वो नहर सिस्टम के थ्रू बिहार तक वो लेके आए थे और बिहार के जो किसान थे, उसी पानी के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब वहाँ चूँकि बिहार तो बिज़ी था कास्ट में लड़ने में, नेताओं के के कारण। तो उस कास्ट की लड़ाई के दौरान इससे बिहारियों का ध्यान हट ही गया कि वहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए एक डैम बन रहा है, उसके बाद हमारे पास पानी कम आएगा और वो हुआ। तो बिहार की एक बहुत बड़ी नहर है नदी है सोन नदी, हुँ, जिसका पानी वो उस तरफ पूरा वो जाता था, जिसमें पूरा वो रोहतास, कैमूर, आरा वो बेल्ट आ जाता है पटना तक। वो पानी सूखने लगा, धीरे-धीरे नदी सूखने लगी। अब वहाँ बालू का खनन होता है। अब पॉलिटिशियन को ये समझ में आया कि पानी की ज़रूरत नहीं है, इससे हम बालू निकाल सकते हैं। पहले बालू कम निकाला जाता था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉलिटिशियन की जो पॉलिसीज़ थी, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, 99 की ये घटना है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। तो सेनारी हत्याकांड के बाद जिन भूमिहारों को मारा गया था, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों नहीं गई? सोचिए 40 लोगों की हत्याएँ हो जाती हैं, उनका गला काट दिया जाता है उनके परिवार वालों के सामने। हुँ, मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन होता है और वो कहती है, क्या कोई हमारा वोटर तो है नहीं, हम क्यों जाएँ वहाँ पे? आप कल्पना कर सकते हैं आज के दौर में कोई भी नेतृत्व में बैठा हुआ अगर मुख्यमंत्री उसका वोटर हो ना हो, संवेदना जताना तो दूर ये कह दे, तो आज संभवतः सोशल मीडिया के युग में बवाल हो जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में एक जो डर होता है, अपने परिवार को बचाने को लेकर के, अपने बच्चों को बचाने को लेकर के, वो लड़ाई तो निरंतर चल ही रही थी ना, तो बिल्कुल। वो तो पलायन का एक कारण बनेगी। और एक बार जब बच्चा बाहर निकला, तो उसने बिहार में जो उस डूबते हुए सूर्य को देखा जिसका मैं कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकली डुबाया जा रहा था। तो वो जब बाहर निकला, उसने देखा कि हमसे दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये जाति, ये संप्रदाय, इसकी लड़ाई से आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसने उस राह को एडॉप्ट करना शुरू किया। लेकिन जब वो बाहर निकला तो बदलाव भी लेके आया। जब वो बिहार में आया तो उसने जागृति फैलाई, बोला नहीं सत्ता में बदलाव आवश्यक है। फिर सत्ता में भी बदलाव हुआ। अब सत्ता में बदलाव के बाद क्या होता है कुछ दिन तो कुछ कोई चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो हॉस्पिटल, सड़कें ये सारा बनता है। बिहार की जीडीपी अगर आप नीतीश कुमार के रीजन में देखें जो कि लालू प्रसाद यादव के रीजन में माइनस में थी, बिहार का औसत विकास दर हर वर्ष लगभग 10 या 9 रहा है पिछले 20 सालों से। अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो, व्हिच इज़ एक्सट्रीमली गुड हुँ, स्टेट जीडीपी के हिसाब से। लेकिन चूँकि उसके पहले 45 वर्षों में आप ऑलरेडी ज़ीरो पे आ चुके हो। हुँ, तो हाँ, क्रिकेट के टर्म में अगर कहें आप पहली पारी में फॉलो ऑन हो चुके हो, हुँ, तो पहले 200 रन बनाओगे उसके बाद ही तो लीड लोगे ना। हुँ, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के ये उनके साथ ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं या बैगेज कह सकते हैं कि पहले उनको फॉलो ऑन खेलना पड़ा है, अब वो फॉलो ऑन का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो सारी चीज़ें बदलती है। लेकिन बिहार का इस दौरान आज हम देखिए हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में ये भाव आया कि नहीं
बिहार बदल तो रहा है, हुँ, हमें उस बदलाव को जनता के आगे लेके जाना चाहिए। हुँ। तो ये बस एक बिहारी की दुखद दास्तान है मेरे ख्याल से। तो एक आपने शब्द यूज़ किया बवाल, कि बवाल हो जाएगा सोशल मीडिया में वगैरह-वगैरह। ये जो बवाल शब्द है ये भी हमारी जो मीडिया है या फ़िल्में हैं या ये सब ये हमेशा दिखाते हैं कि भई बिहार जैसे स्टेट में जो है बवाल होते रहते हैं और हर एक कोई जो है कोई कट्टा इंडस्ट्री एक है वहाँ की, सब कट्टे लेके घूम रहे हैं और मतलब एक-दूसरे को मार रहे हैं, इल्लीगल आर्म्स जो है सब लेके घूमते हैं। तो क्या ये सही है और क्या आपके पास भी हैं कट्टे? नहीं, मेरे पास तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास कट्टे हैं, लेकिन कट्टा क्यों हुआ, उसके पीछे भी कारण है। बिहार के मुंगेर में अंग्रेज़ों के द्वारा फैक्ट्री बनाई थी गई थी गन फैक्ट्री। हुँ, तो वहाँ पे ऑफ़िशियली बंदूकें बनती थी। हुँ, अब आप कट्टा इंडस्ट्री मतलब मैं समझ गया कि आप मुंगेर के बारे में ही बात हुँ, करना चाहते हैं और मुंगेर के गन पूरे भारत में फ़ेमस है। हुँ, तो अब वो बंद हो गई मान लीजिए। तो कट्टा कट्टा ब उसको कट्टा ही बनाना आता है, वो हुँ। क्या करेगा? उसको कट्टा की जगह रिवॉल्वर बनाना आता था, AK-47 इनफैक्ट एक बार बिहार में पकड़ा भी गया है एक ऐसा AK-47 जो ओरिजिनल से 10 टाइम्स बेटर था। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी उसकी फायरिंग रेंज थी, सब कुछ अच्छा था। तो लोगों ने उससे पूछा तूने कैसे बनाया? बोला ये तो मेरे दादा ने मुझे पहले सिखा दिया था बनाना। तो अब देखिए सोनार का बेटा तो सोना ही बनाएगा, लोहार का बेटा लोहा ही कूटेगा। हुँ, तो अंग्रेजों ने गन बनाना सिखाया था उस फैक्ट्री में, तो गन बना रहा था। लेकिन अब क्या है कि चूँकि इसमें एक सेगमेंट आया कि चूँकि अवैध रूप से बना रहे हैं, तो बेचेंगे किसको? हुँ, क्रिमिनल्स को। जैसे मैंने बात कही कि बिहार में एक समय वो अपहरण उद्योग था। हुँ। पीएमसीएच के एक डॉक्टर को लालू प्रसाद के आवास से निकल रहे थे, वो उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया गया और उसके बाद बताया गया कि आप किडनैप हो गए। मारुति वैन में, तो क्योंकि आप मारुति मारुति वैन बहुत बिक रहे थे उस टाइम हाँ, उधर। तो मारुति वैन में वो जो डोर वाला था, हाँ, वही। तो बोले किडनैप हो गए। बोले क्या बात कर रहे हो? हुँ। मैं तो सीएम से मिल के आ रहा हूँ। तो बोला तो उससे क्या होता है? किडनैप। उसको उठवा लिया। इसी प्रकार से इंजीनियर, डॉक्टर, डीपीएस का एक लड़का जिसने लालू प्रसाद यादव की सरकार गिरा दी थी। तो उस उद्योग को चलाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या चाहिए? गन चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए। नहीं, गन चाहिए। हुँ, किसी भी उद्योग को इस प्रकार के उद्योग को चलाने के लिए गन चाहिए और वो भी प्रचुर मात्रा में चाहिए। हुँ, तो उस उद्योग को चलाने के लिए मुंगेर जैसे जगह से आपको कट्टे मिले। तो ये जिस दौरान की आप फ़िल्मों की बात कर रहे हैं, जैसे शूल फ़िल्म आई थी मनोज हुँ, वाजपेयी की शूल जिसमें फिल्म। एक गीत भी था, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, वो सदन के अंदर एक नेता चढ़ के बात कर रहे हैं। हुँ, अगर आप देखिए फ़िल्म समाज का आईना होता है। अगर आप उस दौरान की लोकसभा की प्रोसीडिंग वगैरह सुनेंगे, शहाबुद्दीन जैसा नेता वो ताल ठोक के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने बात कर रहा था। तो वो तो पिक्चर थे। अच्छा शहाबुद्दीन के 2 पक्ष दिखाए जाते हैं, लेकिन उसका जो डार्केस्ट पक्ष था, मैं आपको बताऊँ आपके दर्शक सुन के आश्चर्यचकित चंद्रशेखर नाम का उसका एक मित्र था जेएनयू का, जो कि ऑफ कोर्स लेफ्टिस्ट था। उसने निर्णय लिया कि वो सिवान में चुनाव लड़ेगा। उस हत्या का भी आरोप शहाबुद्दीन पे ही जाता है। जबकि उसका मित्र था वो। हाँ, हाँ। हुँ, लेकिन विचारधारा अलग थी ना। अब मैं हुँ, वही बात बता रहा हूँ कि ये उस दौरान की बात है जब खेतों पे झंडे गड़ते थे। शहाबुद्दीन ने उनका पक्ष लिया जो रिच थे और ये उन्होंने कहा कि भाई हमें बचाओ इनसे। तो शहाबुद्दीन ने टेक्निकली कहिए वहाँ पे कई ब्राह्मण और राजपूत मिल जाएँगे जो शहाबुद्दीन के समर्थक रहे हैं। अच्छा। उसकी जीत का बहुत बड़ा कारण रहा है, लोग जानते नहीं है इस बात को। क्योंकि उसने लेफ्टिस्ट को मारना शुरू किया और पूरा सीवान से खत्म किया। वो उसके जीत का पहला कारण था। तो चलो आप लड़ाई के अगेंस्ट जिनके पास बंदूकें थी, उनसे जब तक बचा रहे थे तब तक तो एक कहा जाएगा ठीक है। लेकिन आपने बुची बाबू के बेटों की हत्या की, उसको तो जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। आपने पत्रकार के हत्या करवाई जिसमें सीधा नाम आता है और आपको मैं बताऊँ शहाबुद्दीन को जब बेल मिली थी कुछ केसेस में, एक नामी लेफ्टिस्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं प्रशांत भूषण। हुँ, अब देखिए आयरनी देखिए डेमोक्रेसी की। शहाबुद्दीन के फेवर में चुनाव केस लड़ रहे थे राम जेठमलानी। हुँ, शहाबुद्दीन के लिए केस लड़ रहे हैं भारत के सबसे बड़े वकील, अच्छा उनको कई लोग संघी भी कहते हैं, हुँ, राम जेठमलानी। और बताइए। शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण। हुँ, फाइनली प्रशांत भूषण जीते उस केस को, उसमें इतना मेरिट था उस केस में। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव जीवन भर संघ के विरोधी रहे, उन्होंने राम जेठमलानी को राज्यसभा की सीट दी। हुँ, ये भी बिहार की वास्तविकता है।
इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। तो ये सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म के इतर बिहार की जो डार्केस्ट सच्चाई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि राम जेठमलानी को लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा की सीट दी ताकि शहाबुद्दीन को छुड़ाया जाए। वो शहाबुद्दीन जो बूची बाबू जो ओबीसी समाज से आते थे, पिछड़े समाज से आते थे, इनफैक्ट अत्यंत पिछड़े समाज से आते थे, जिनके बेटों को तेजाब से नहला के जलाया गया और एक जो बेटा गवाह था उसे कोर्ट के बाहर गोलियों से भून के मारा गया। उसके समर्थन में लालू प्रसाद यादव खड़े हुए और आयरनी ये है कि उन्हें लोग कहते हैं सामाजिक न्याय के देवता हैं। तो हाल ही में जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर है, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्रीज या वेब सीरीज या फिल्में आती हैं, उसमें दिखाया जाता है कि आज भी जैसे आपने अभी स्थिति डिस्क्राइब की कि भाई कोर्ट के बाहर मार दिया, गोलियों से भून दिया, तेजाब से नहला के जला दिया, ये सब आज भी हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने पेपर में पढ़ा कि भाई 5 जनों को जला दिया ओवर सम स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो ये क्या आज भी हो रहा है बिहार में या ये कुछ सुधार हुआ है? नहीं, आज ये बिहार की स्थिति बिल्कुल नहीं है। हुँ। नीतीश कुमार जी के राज के पहले 5 टर्म में जो है वो डेवलपमेंट का अलग मॉडल था। उन्होंने सड़कें बनवाई और एक बार सड़कें बन गई तो 2 चीज़ें होती हैं। आप की कनेक्टिविटी ईज़ी हो जाती है तो पुलिस प्रशासन बहुत तेज़ी से पहुँच सकती है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके डेवलपमेंट के लिए, वो प्रोवाइड कराई। इसके बाद जब एक बार लोगों को लैविश लाइफ की आदत उन्होंने डलवाई, मॉल्स खुले, कल्चरल बदलाव हुआ बाहर से। बिहार में ये सब 2004 के पहले नहीं था बाय द वे। इसके बाद इंडिविजुअल क्राइम तो हर स्टेट में होते हैं, वो रह गए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड क्राइम होते थे वो कम हुआ, उस पे कंट्रोल किया। ये जो अभी आप देख रहे हैं, जो 2-3 घटनाएँ हैं, ये अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल, ये हुँ। आपसी रंजिश है एक लैंड की। तो बिहार में क्या है, पहले ही अगर आप देखेंगे जनसंख्या का जो घनत्व है, वो भारत में सबसे अधिक है, हुँ। पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वहाँ पे लैंड की वैल्यू बहुत अधिक है। मारा-मारी तो है ही। हाँ, मारामारी तो है ही। और ये एक इंडिविजुअल केस था। हाँ, एक जो व्यापारी की अभी हत्या हुई है, गोपाल खेमका की, वो एक दुखद घटना है और उसका फेलियर है। नीतीश कुमार जब राजद के साथ अलायंस में आए, हुँ। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो शराबबंदी करेंगे। उसके प्रोज़ बहुत हैं, लेकिन उसके नेगेटिविटी के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि बिहार सूखा नशा की तरफ जाने लगा हुँ। और सूखा नशा कॉस्टली होता है। हुँ। उसके लिए जो इंडिविजुअल क्राइम्स बढ़े, उसका ये परिणाम और उसका रिफ्लेक्शन है और अगर ये सारी चीज़ें जल्दी नहीं रोकी गई, हुँ। तो ये रिफ्लेक्शन और नज़र आएगा सोसाइटी में। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है कि लड़कियाँ कॉलेज जा रही हैं, उनका दुपट्टा खींचा जा रहा है, क्योंकि अब बिहार में भी आपको दिखेगा अमेठी जैसी इंस्टीट्यूशंस आ गई हैं, बिहार में आईआईटी है, एनआईटी है। बिहार में और अच्छे-अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेजेस वगैरह अब आए हैं, मेडिकल कॉलेज आए हैं। तो बिहार में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है, दरभंगा में भी एयरपोर्ट आ गया। बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन ज़ीरो किसी भी सोसाइटी में क्राइम करने के लिए आपको एक ऐसा मॉडल लाना पड़ता है, जिससे अपराधियों में डर हो, इंडिविजुअल अपराधियों में भी। हुँ। ये अनफॉर्च्यूनेट है कि अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं बिहार में आया, जो अग्रेसिव होकर के जैसे विकास दुबे प्रकरण था। विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और सत्ता को जब चैलेंज किया, तो सिर्फ विकास दुबे नहीं मरा, उसका पूरा गैंग मरा, हुँ। एक-एक करके और आखिर में विकास की गाड़ी पलटी थी। हुँ। अतीक अहमद। अतीक अहमद की तो जीवन का शुरुआत जो है अगर आप देखें, तो वो मुसलमानों की ही ज़मीन हड़प करके, उससे पहले जो उसका गुरु था वही तो डॉन था ना, हुँ। उसी को मार के पड़ा। और फाइनली एक वाइस चांसलर होते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको थप्पड़ मारा और फाइनली यहाँ तक पहुँचा जब, तो उसको भी मारा। तो उससे क्या होता है, मैसेज जाता है हुँ। कि भाई ये सरकार जो है वो क्राइम सड़क पर हो उसको लेकर के इंटॉलरेंट है। हुँ। सड़क पर क्राइम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुँ। अनफॉर्च्यूनेटली बिहार में ऐसा अभी तक कोई लीडर नहीं आया है, जो ये मैसेज दे सके। हुँ। तो ये सारी चीज़ ज़रूर है, लेकिन बिहार में एक बदलाव का दौर तो शुरू हो ही गया है। हुँ। जी, मुझे पूछना था कि अभी क्या है कि बहुत स्टेट्स में ऐसे बिहारी इमिग्रेंट्स को ऐसे थ्रेट्स के नज़रिए से देखा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे एक यूनिटी फेडरल के हिसाब से उसको कर सकते हैं? देखिए,
ह्यूमन नेचर जो है ना, उसका सबसे प्राइम चीज़ जो है वो उसके अंदर की ईर्ष्या होती है। इसमें ना तो बिहारियों की गलती है और जो हो रहा है, वो भी मैं कंप्लीट गलत नहीं कहूँगा। बिहार को पहले खुद जाति का नेता ढूँढने के बजाय बिहार को डेवलप कर सके और बिहार के लिए सोच सके, ऐसे नेता को वोट करना सीखना होगा। ये अनफॉर्च्यूनेट है कि अभी तक उन्होंने नहीं सीखा। हालाँकि लोकसभा में उन्होंने उसी का बेस पे वोट किया। पिछले अगर 3 लोकसभा को देखें, तो ये बिहार का पॉलिटिकल चेंज दिखाता है। आसान नहीं था कि नरेंद्र मोदी अलग लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार 2014 में अलग लड़ रहे हैं और राजद अलग लड़ रहे हैं और एनडीए को 31 सीटें बिहारियों ने दी। सेकंड लोकसभा में तो हद ही पार कर दी, 39 सीट्स थी। यानी अगर नेशनल मुद्दों पे अगर आप बिहार को देखें, तो 39 लोकसभा सीटें अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब क्या है? आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोयरी, कुर्मी, पंडित, भूमिहार सभी जाति के लोगों ने वोट किया, तभी आप जीत सकते हैं इतनी बड़ी जीत। दूसरे में भी अगर आप देखें तो जो पूरे देश में चीजें चली, उसके अपोजिट चली है बिहार में। 30 सीट्स दूसरे 2024 लोकसभा में भी। लेकिन स्टेट में भी ये सीखना पड़ेगा। स्टेट में क्या होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा जो निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, वो भी तो किसी जाति के होते हैं। इसके तो वहां पर जैसे इंडिपेंडेंट अगर आप देखेंगे, दूसरे स्टेट्स में इंडिपेंडेंट को उतना वोट नहीं पड़ता, लेकिन बिहार में पड़ता है, क्योंकि वो कनेक्शन की बात हो जाती है। ठीक है अपनी। तो ये सारी चीजें जो है बिहार अभी भी उसमें है, वो बदल गया तो बिहार में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी युग देखेंगे। और आई बिलीव जो मोदी जी की एक योजना है कि पूर्वांचल को बदलना है, क्योंकि पूर्वांचल के विकास के बिना मतलब पूर्वी यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल, इसको कंप्लीट डेवलप किए बिना भारत डेवलप नहीं हो सकता। तो ये विजन चल रहा है, उसमें आर्म्स का फिर से कॉरिडोर वगैरह बन रहा है बिहार में। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन रहा है, वो बनारस से बिहार होते हुए टिल बंगाल तक बन रहा है। एक बार इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, जैसे अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन जाएगा, तो हमारी एक मुसीबत जो लैंडलॉक स्टेट का बहाना है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से बिहार से बंगाल पहुँच जाएँगी या यूपी पहुँच जाएँगी या इवन दिल्ली तक पहुँच जाएँगी। तो उस पर दृष्टिकोण ज़रूर है, लेकिन ये एक टाइम फ्रेम, ऐसी चीज़ों को डेवलप करने के लिए समय लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो 2-4 सालों में नहीं हो सकता। इस पर ध्यान ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जैसे सुवेद ने पूछा आपसे कि माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है बिहार का काफ़ी सब जगह फैला हुआ है, तो क्या और उनके खिलाफ बहुत सारे जो है स्टेट, जैसे गुजरात में भी, नॉट गुजरात बट कर्नाटका, महाराष्ट्र, बहुत लोगों ने अपोज किया है उसको। जनता ने भी अपोज किया है, जो जो वहाँ के नेटिव्स हैं महाराष्ट्र के। गुजरात में भी एक गुजरात में भी इंसिडेंट हो इंसिडेंट चुका है, हो चुका है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी हो चुका है, और लीडर्स ने भी उसका फ़ायदा उठाया है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी फ़ायदा उठाया है ये वो। तो क्या कोई, हमारा संविधान तो कुछ और कहता है कि कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है, बट ये जो चल रहा है, ये जो प्रतिक्रिया चल रही है, ये क्या कोई राज्य को हक है ऐसे करने का, या किसी भी माइग्रेंट वर्कर को रोकने का, तंग करने का, मारने पीटने का? देखिए, इसका तोड़ नीतीश कुमार ने अभी रिसेंटली निकाला है। जब सरकारी नौकरी देने की बात हुई ना, तो सभी स्टेट में डोमिसाइल की नीति चलती है। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, बिहार को समझना है तो बाहर के लोग जब बिहार में नौकरी करने आएंगे तभी। अभी बीपीएससी के टीचर्स के एग्जाम हुए टियर 2, टियर 3। इसमें आपको पता है, राजस्थान से लड़के सेलेक्ट होके आए हैं, झारखंड से लड़की सेलेक्ट होके आए हैं, यूपी से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर तमिलनाडु से कोई सरकारी नौकरी के लिए बिहार में आया है, भले वो 4 ही आया, लेकिन वो बिहार को समझ के जब जाएगा तो तमिलनाडु में माहौल तो बदलेगा। तो मैंने कहा कि एक लीडरशिप को ही कॉल लेना होता है। तो ये बीपीएससी के थ्रू उन्होंने ये कॉल लिया, बीपीएससी टीचर्स के स्कीम के तहत, कि नहीं, हम डोमिसाइल पे ये ऐसे रखेंगे। अब इस कॉल का जो है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग राजस्थान के लगे हैं। राजस्थान की उस लड़की ने खुद कहा कि नहीं, ये तो राजस्थान जैसा ही सुंदर है और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितनी आसानी से मुझे रेंट में भी कोई किसी ने नाम नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, मुझे दे दिया। मैंने बस इतना बताया मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ और यहाँ के लोग कितना, मतलब जिस प्रकार से केयर करते हैं। तो ये मिथ तो तभी टूटेगा जब हम भी लोगों को वेलकम करेंगे। हमारा तो पूरा भारत है, ये बात ठीक है, लेकिन बिहारियों का भी, बिहार भी तो पूरे भारत का है। और वो वेलकमिंग कब होगा? जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। ये हमारा एक कलेक्टिव दायित्व है, जिसके ऊपर हम काम जरूर कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड अप करना होगा। आपने पूछा कि क्या अधिकार है,
संविधान तो नहीं देता। संविधान यही कहता है कि पूरा भारत किसी का भी है। वो एक महाराष्ट्र में रहने वाला आदमी कश्मीर में जा सकता है, कश्मीर का कोई कश्मीरी महाराष्ट्र में आ सकता है, बिहारी जा सकता है, केरला के लोग जा सकते हैं। इनफैक्ट केरला के बारे में तो कहा भी जाता है, पूरे भारत में जो नर्सेस हैं, हम्म वो केरला से हैं। हम्म आपको यहाँ पुणे में भी मिल जाएँगी, सारे सुपर मल्टी हॉस्पिटल में मिल हाँ, जाएँगी। सुपर स्पेशलिस्ट सब जगह, मतलब केरला के नर्सेज, आई एग्री। तो ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जैसा बिहारियों के प्रति ट्रीटमेंट होता है। एक जैसे क्योंकि मेरा बेटा बैठा है, वो अगली पीढ़ी वो है, मैं एक पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने समझाया छठ पूजा की अहमियत और क्या होती है छठ पूजा, कावड़ यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए हमें। काँवड़ यात्रा तो मैं स्वयं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। ये अ, क्या है और क्यों करते हैं लोग? देखिए जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब महादेव जो समुद्र मंथन से निकला, सबसे पहले विष निकला और वो विष इतना भयानक था कि वो पूरी सृष्टि को जला सकता था। तो महादेव ने विष पिया। लेकिन जब वो विष पी रहे थे, उन्हें याद आया कि उनके हृदय में प्रभु श्री राम और सीता माता निवास करती हैं। तो उन्होंने विष को अंदर नहीं लिया, गले में रोक लिया। इस कारण उनका नाम नीलकंठ भी हुआ। ये जो पूरा पोर्शन बिल्कुल। है वो नीला हो गया। तो उसके जलन को कम करने के लिए साँप तो है ही और चंद्रमा रखा गया, लेकिन मान्यता ये है कि इसी सावन के महीने में ये हुआ था। तो सावन के महीने में धार्मिक मान्यता के अनुसार ये काँवड़ यात्रा पूर्वांचल में भी होती है। लेकिन बिहार की काँवड़ यात्रा श्रावणी मेला वो वर्ल्ड फेमस है। वहाँ पे भूटान से, नेपाल से, म्यांमार से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं और जो श्रद्धा रखते हैं। ये 110 किलोमीटर की पैदल काँवड़ यात्रा होती है। इस काँवड़ यात्रा में सब एक रंग का ड्रेस पहने होते हैं और एक-दूसरे को नाम के बजाय बम से बुलाते हैं। जैसे मैं आपको सुवेद नहीं सुवेद नहीं बुला करके सुवेद बम बुलाऊँगा। तो वहाँ पे अभिषेक तिवारी नहीं है, सुवेद नहीं है, कोई अग्रवाल नहीं है, कोई यादव नहीं है। वो टाइटल में बम है, मतलब शिव जी के भक्त हैं। तो जाति को मिटाता है, भेदभाव को मिटाता है। एक रंग में रंगे हैं, तो सोसाइटी को बताता है कि एक है, क्योंकि महादेव के भक्त हैं। अमीरी-गरीबी के स्तर को मिटाता है, क्योंकि आप भी नंगे पाँव चल रहे होते हैं, वो भी नंगे पाँव चल रहा है। तो सामाजिक। अब इसका इकोनॉमिकल है। उस पूरे 110 किलोमीटर में दोनों तरफ जो दुकानें लगी रहती हैं, वो पूरे साल की कमाई करती है, क्योंकि 60 से 70 लाख कांवड़िए 1 महीने के अंदर जल अर्पण करते हैं। अब आप पकड़ लीजिए कि एक कांवड़िया पूरे रास्ते में 4 से 5,000 रुपए भी खर्च करता हो और 60 लाख लोग हैं, तो कितनी बड़ी इको इकोनॉमी है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ? सुल्तानगंज जिसका नाम है, ये बड़ा तमाचा लगेगा बहुत सारे लोगों को। सुल्तानगंज में काँवड़ बनाने वालों में बहुत सारे मुसलमान भाई हैं। काँवड़ मुसलमान बना रहा है, हिंदू ले रहा है, ले जा रहा है। ये अद्भुत बात नहीं लगती आपको? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया तो कुछ और ही बताती है। अरे मीडिया तो हमेशा ही कुछ देखिए, और ही, मीडिया और वो तो पॉलिटिशियन का तो डिवाइड में काम है ही। लड़ाना, वो लड़ाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये अपने आप में कितनी अद्भुत बात है कि वो बाँस काट कर के लेके आ रहा है, वो तैयार हो रहा है। अब कुछ लोग 2 दृष्टि से देख रहे हैं कि मुसलमान भी तो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, महादेव कोई अंतर ही नहीं कर रहा है। हम्म जो भी होता है इस सृष्टि में, ये तो हम मानते हैं ना हम्म कि प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं। सृष्टि के रचनाकार वो हैं, संहारक वो हैं। महादेव तो भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना। हम्म दूसरी बात, एक चीज जरूर है जो इन दिनों देखने को मिला है कांवड़ यात्रा के दौरान। कुछ फंडामेंटलिस्ट होते हैं जो इस पूरे फ्रैक्शन को खराब कर रहे हैं। हम्म जैसे वो अभी आपने घटना सुनी होगी, दूध में थूक मिलाने वाला। हम्म तो ये दायित्व, जैसे मैंने कहा ना कि बिहारियों के ऊपर बिहार को सुधार करने का दायित्व है, तो ये दायित्व उन मुसलमानों पे भी आ जाता है कि वो बताएं कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम्म ये गलत है, विल नॉट एक्सेप्ट। और ऐसे लोग हैं, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो क्या है कि बुरे लोग 10, 15, 20 जो भी मिले आपको, वो हर सभ्यता संस्कृति में दुनिया में आपको मिलेगा उदाहरण। और दुनिया उस बुरे की तरफ ज्यादा भागती है, किसी की अच्छाई कम दिखती है। आपको दिखेगा, कांवड़ यात्रा में मैं
भारत भर के लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार उस रास्ते को जाएँ। आप अगर काँवड़ यात्रा नहीं भी करते हैं, तो अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए, रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस के लिए उस 110 किलोमीटर में एक बार गाड़ी से ही आप जाएँ। देखें उस सुल्तान को, उस फैब्रिक को देखें, उस समझें कि भारत क्या है। भारत भर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से, दुनिया भर से तो आते हैं, लेकिन भारत भर से। आपको पता है महाराष्ट्र से भी लोग जाते हैं काँवड़ यात्रा बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो ये उसकी महत्ता है, और उसकी महत्ता ये है कि सबका पेट भी महादेव पाल रहे हैं। एक पूरे शहर की इकोनॉमी सिर्फ़ उसके ऊपर चल रही है। तो धार्मिक महत्व तो भारत के कण-कण में है। और कहते भी हम लोग कि भारत के कण-कण में परमात्मा है, शिव हैं। तो अब यही बात है कि भारतीयता को समझने की बात है। एक बार बनारस के जो शहनाई वादक हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब, उनको अभी रिसेंटली मोदी सरकार ने अवार्ड भी दिया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, बनारस जैसा शहर नहीं मिलता। यहीं फ़कीर नहा रहा है, हमने यहीं पे वज़ू भी कर लिया। गंगा माता ने कोई भेद नहीं किया। पड़े-पड़े शहनाई भी बजा ली, और जब मन हुआ तो ज्ञानवापी भी देख ली, और जब मन हुआ तो मंदिर भी देख लिया, सबके दर्शन हो गए। सारी सृष्टि यहीं देख ली, और जब मन हुआ तो मणिकर्णिका घाट पे भी चले गए, लोगों को मरते भी देख लिया, और यही जहान को छोड़ते हुए देख लिया। और यही बिहार भी है, अगर आप देखें तो। बिहार में एक छोटा काशी है, बक्सर, वहाँ भी इसी प्रकार से शव को जलाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे होता है, एक आत्मबोध भी होता है कि फाइनली ये जो माइग्रेंट्स की लड़ाई है, लेबर की लड़ाई है, ये जो एसेट की लड़ाई है, ये सब छोड़ के तो हम जाते हैं। और बिहार शुरू से ही बहुत कल्चरल रिच रहा। भगवान बुद्ध बिहार में आए, भगवान महावीर बिल्कुल। आए। अब आप बताइए, जिस बोधि ट्री के नीचे जिनको आत्मज्ञान हुआ, और पूरे भारत ने दुनिया को बौद्ध धर्म दिया, ठीक है? उस बौद्ध धर्म के बेसिक में क्या है? अहिंसा। और सनातन के बेसिक में क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मो, हिंसा तदैव च। है? बिल्कुल। उसी प्रकार से बेसिक्स में भारत का क्या है, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। समस्त सृष्टि का कल्याण हो, सारी सृष्टि आरोग्य हो। फिर कहाँ कोई पहचान रह जाता है, कहाँ किसी की कोई आइडेंटिटी रह जाती है, और जहाँ आइडेंटिटी नहीं रह जाती है कुछ भी, वही बिहार है। आपने बिहार के माइग्रेशन के बारे में थोड़ी बात की, और पर्टिकुलरली दिल्ली में भी बहुत बिहारी है, लेकिन वो पावर में नहीं है पॉलिटिक्स में। ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मनोज तिवारी वहाँ से सांसद है, बिहार के ही है। देखिए, बिहार में दिल्ली में हर चौथा जो है वो बिहारी है, एज़ अ वोटर। तो आप देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल भी रहे हों, तो उनकी पॉलिटिक्स उसके इर्द-गिर्द घूमती रही है। अब बड़ी बात ये है कि क्या वोटर होना और पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ तैयार हो जाना, ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट है। मनोज तिवारी भी दिल्ली में रह के पॉलिटिकल लीडर नहीं बने, ये काफ़ी हद तक आपकी बात सही है। लेकिन बिहारियों का एक जीवन जो है ना, वो बाहर जब जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई हम यहाँ क्या करने आए हैं? राजनीति करने आए हैं, या कमाने आए हैं, खाने आए हैं, सही ढंग से जीवन बिताने आए हैं? अगर इन दोनों के बीच वो भेद कर पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सोशल फैब्रिक के लिए, सोशल डायनामिक्स के लिए, पॉलिटिकल डायनामिक्स के लिए और अच्छी बात है कि आपके जो अधिकार है, वो ये समझ रहा है कि ये यहाँ का नेटिव है, इसके अंडर मैं तो काम कर रहा हूँ, तो इसका अधिकार बनता है पॉलिटिकली ये जाने का। मेरा पॉलिटिकल स्टेट तो बिहार है, मैं वहाँ पॉलिटिकल अपने लीडरशिप को तैयार करूँ। यहाँ अगर मैं वोटर भी हूँ, तो जिनके लीडरशिप के अंदर चल रहा है, वो सब कुछ चले, ठीक से चले, कोई दिक्कत ना हो। तो पहली बात का तो आपका ये आंसर है। सेकंड, कि क्या बिहारी अलग ढंग से वहाँ सोचता है? हाँ, आप देखो, स्टेट में वो केजरीवाल को वोट करता आ रहा था, और सेंटर में 70 नरेंद्र मोदी को करता आ रहा था, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट। मैंने हमेशा कहा कि बिहारी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि मेरा या समाज का, सोसाइटी का इंटरेस्ट कहाँ है। तो उसे लगा कि देश के लिए मोदी ज़रूरी है, तो मोदी को वोट कर दिया, और लगा कि स्टेट के लिए केजरीवाल दे रहा है, क्योंकि फ्रीबीज़ भी दे रहा है, 200 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहा है, उसे लग रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो स्टेट में केजरीवाल को चुन लिया। लेकिन जब देखा उसने कि केजरीवाल वो नहीं कर रहा है, तो वापस वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, और केजरीवाल हार भी गया।
और आपने बिहार के कल्चर के बारे में बहुत बताया, लेकिन एक्चुअली खाने के बारे में बहुत कम बताया। तो ज़रा खान-पीन के बारे में बताइए ना? देखिए ये तो सब जानते हैं कि लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है सत्तू, जो प्रोटीन के लिए यूज़ हुँ, करते हैं, वो चने से यूज़ होता है, बनाया जाता है, वो है। बिहार का कल्चरल आप देखेंगे मधुबनी में, तो मधुबनी की शादियों में अगर आप कभी आप जाएँगे दरभंगा वगैरह साइड, तो वहाँ जो खाने का कल्चर है वो बहुत रिच है। आपको बिठा के खिलाया जाता है और तब तक खिलाया जाता है जब तक सामने वाले का मन नहीं भरता, आपके पेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे बिहार का लोग कहते हैं कि बंगाल का रसगुल्ला फ़ेमस है, नो डाउट। दरभंगा की मछली फ़ेमस है, मटन फ़ेमस है। मटन हांडी के बारे में बहुत बात होती है। इनफैक्ट अब तो पूरे भारत ने वो देख लिया है। लेकिन इसके इतर बिहार के जो ट्रेडिशनल ये रहे हैं, जैसे पीठा बनाना जो कि चावल का होता है। वो एक जिस दिन हम लोग मानते हैं ना कि अ, आसमान से अमृत वर्षा हुई थी तो अदरा का खीर बनता है। हाँ, तो उसी दिन वो भी बनता है। रिलीजियस रूप से भी है और अगर आप देखें बिहार में खान-पान को लेकर के तो बिहार बड़ा एडॉप्टेबल मतलब बिहार में हर चीज़ आपको मिलेगी। वहाँ वो आपको महाराष्ट्र का पाव भाजी भी मिलता है क्योंकि बिहार का जो देखिए किसी स्टेट के खाने-पीने की चीज़ जो है ना उसकी अ, ज्योग्राफी पे बहुत निर्भर करता है। हम साउथ में साउदर्न इंडिया में आटा नहीं होता, तो वहाँ रोटियाँ कम खाई जाती हैं। जैसे-जैसे आप देखेंगे बिहार में चावल बहुत होता है, तो बिहार में चावल के आइटम्स बहुत बनते हैं। चावल कंपल्सरी चीज़ें हैं। बिल्कुल। आटा भी है, तो वो मिड मिड में चलता है। उसी प्रकार से आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता जाता है, तो आप पंजाब, हरियाणा रूट में देखेंगे तो रोटी, घी, मट्ठा ये सब हमारे वो इंग्रीडिएंट है जो लोगों को बहुत लगता है कि लैविश है लेकिन हमारे लिए भाई गाय का दूध और ये सारी चीज़ें वो होनी चाहिए, दही होनी चाहिए। दही चूड़ा बहुत फ़ेमस ब्रेकफ़ास्ट है हमारे यहाँ। मतलब चूड़ा को बहुत सारे लोग पोहा के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश और शायद महाराष्ट्र में भी। तो वो बहुत फ़ेमस है। आप अब तो झारखंड बिहार का पार्ट नहीं रहा, वरना झारखंड की बाबा बासुकीनाथ जहाँ पे मैं काँवड़ यात्रा करने जाता हूँ, रास्ते की पकौड़ी बहुत फ़ेमस है। वो तल के जो बनाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस तभी ले सकते हैं जब आप वहाँ पे जाएँगे, उसको देखेंगे। बिहार में बहुत कुछ है देखने लायक, सुनने लायक, समझने लायक। शेरशाह का किला है मकबरा है। तो जी आते हैं अभी रैपिड फायर पे। मैं शुरू करता हूँ। सबसे टफ प्लेस जो बिहारी एक माइग्रेंट के लिए है, दिल्ली या बॉम्बे? आई थिंक वो दोनों नहीं है। दोनों टफ नहीं है? ना अच्छा, तीसरा कौन है फिर? तीसरा भी बिहारी कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। वेरी गुड। जी, एक नेता जिसने आउटसाइडर पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आउटसाइडर पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फ़ायदा तो मिला नहीं लेकिन फिर भी नाम आपने पूछा तो राज ठाकरे का नाम ले लेते हैं। ट्रू या फॉल्स, सही या गलत? बिहार्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो है टैलेंट है, लेबर नहीं। ट्रू टैलेंट है। बिहारीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट कौन करता है, बैंगलोर या सूरत? सूरत। जो सन ऑफ सॉइल बोल के एक पॉलिटिकल बोलते हैं, एक पॉलिटिकल फ्रेज है, ये जो है पॉलिटिक्स में राइज हो रहा है या एक नेचुरल डेथ हो रहा है इसका, ये पर्टिकुलर फ्रेज का? नहीं राइज़ ही हो रहा है। राइज हाँ, राइज़ हो रहा है। राइज हो सन रहा ऑफ सॉइल तो हमेशा रहेंगे। जी, एक जगह जहाँ पे बिहारी माइग्रेंट्स को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दिया दिया जाता है। गुजरात। है। बिहारियों के बारे में एक मिथ जो आप हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो? स्मार्ट, टैलेंटेड, ग्रेट मैथमेटिशियन, फिजिस्ट ये बिहारी होते हैं। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल बिहारी आवाज़ किसकी है? नेशनल पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार। बिहार के इमेज को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? पॉलिटिशियंस हो, चाहे आप जैसे पत्रकार हो, जो कंटेंट क्रिएटर्स हो, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स? ऑफ कोर्स आईएएस ऑफिसर अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ एयर मार्शल हमारे बिहार के थे पूरे देश को गौरव हुआ किसी ने सोशल मीडिया पे लिख दिया ये बिहार से तो उन्होंने बोला कि नहीं पूरे देश से हैं तो उसने रिप्लाई में लिखा यस अगर ये पूरे देश के हैं तो बिहारी भी पूरे देश के हैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ वाओ! तो गर्व की तो बात होती है कि अब मतलब हमने पाकिस्तान में घुस के ऑपरेशन सिंदूर किया ऑपरेशन और एयर मार्शल बिहार से हैं तो
ये होना भी चाहिए, बिल्कुल। प्राइड तो होना ही चाहिए। अगर बिहार की खुद की फ़िल्म इंडस्ट्री होती, तो कौन-सी कहानी पहले बताई जानी चाहिए? बिहार की खुद की फ़िल्म इंडस्ट्री होती, ये तो क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। बिहार की फ़िल्म इंडस्ट्री तो भोजपुरी है एक तरह से। हुँ, हुँ, लेकिन वो फ़िल्में नहीं बनती जिस प्रकार की नदिया की पार जो कल्चरल और रूटेड फ़िल्में हैं। हुँ। आई वुड अभी भी नए जनरेशन को भोजपुरी को समझने के लिए और देखने के लिए मैं कहूँगा कि एक बार नदिया की पार जैसे फ़िल्मों को ज़रूर देखें। बट चलिए जी, आपसे चर्चा करके बहुत-बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले मेरा जो टेक अवे है इस एपिसोड से ये है कि एपिसोड के पहले जैसे हमने चर्चा की कि बिहार को हमेशा एक ऑड स्टेट बताया जाता था कि ये एक बीमारू स्टेट है या ऑड है। अब मेरा जो नज़रिया है आपसे चर्चा करने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है और मैं ज़रूर हम लोग दोनों आएँगे बिहार, आपके यहाँ आएँगे, पटना में हम लोग घूमेंगे-फिरेंगे। जो काँवड़ यात्रा का जो पूरा रास्ता है वो 110 किलोमीटर का वो हम ज़रूर करेंगे। और मेरी ये इच्छा है सभी से मतलब मेरी ये दरख्वास्त है सबसे कि सब लोग जो है हमेशा जो है ये माने कि बिहारी जो है पूरे देश को अपना मानता है, तो हमें भी जो है हर बिहारी को अपना भाई मानना चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूँ कि मतलब ये पॉडकास्ट के ज़रिए मतलब लोग समझें बिहार क्या है, क्या नहीं है और जो नेगेटिविटी फैला रखी है उसके बारे में मतलब वो ठीक हो। मेरा भी तो बस इतना ही मानना है कि बिहारी को अपने भाई की तरह देखें और फिर देखिए कि वो आपको अपने भाई की तरह कैसे ट्रीट करता है और बिल्कुल, संभवतः एक बिहारी आपके लाइफ़ को बदल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ऑलरेडी बदल दिया है हमारा विचार, तो जुड़ने एक के लिए एक बहुत बिहारी ब होने के नाते ये भी मेरा दायित्व तो था ही। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री धन्यवाद। राम, जय नमस्कार। श्री राम।